नमस्कार दोस्तों। और मंगलवार की सुबह और मार्केट ओवरऑल ठीक ठाक रहा। कल जो 388 पॉइंट्स की निफ्टी की गिरावट थी वो आपको भी पता है HMPV वायरस के वजह से हुई, लेकिन इस बार ऐसा प्रॉब्लम आज दिखा नहीं। और ओवरऑल द रीज़न इज कि यूएस मार्केट नहीं गिरा। देखो, वही हुआ, कल हम लोग गिरे लेकिन यूएस मार्केट नहीं गिरा। तो क्या वायरस सिर्फ इंडिया के लिए है, यूएस के लिए नहीं है? वायरस तो हर जगह जाता है। तो ये दिखाता है कि HMP वायरस जो इवन इंडियन मेडिकल मिनिस्ट्री ने भी इशू किया है कि इतना डेंजरस नहीं है, ये काफ़ी सदियों से है। सदियों से तो नहीं कर सकते, डिकेड से है, और ये पहले भी आ चुका है। तो चलो, घबराने की ज़रूरत नहीं। तो वो एक इशू साइड पे रह गया और इसलिए एक थोड़ा बम्प अप आ रहा है। और हम लोग ऑफ कोर्स ना, हम लोग भी यूएस मार्केट को काफ़ी फॉलो करते हैं, उसके वजह से हम लोग ऊपर है आज। और आज बाय द वे, आगे जाने से पहले आपके कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डू आंसर दैट। आज काफ़ी सारे क्वेश्चन के मैं आंसर देने वाला हूँ अभी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसलिए मैं अभी दिन के 2 सेशन रख रहा हूँ, सो दैट नो वी कैन डिस्कस ए क्वेश्चन ऑल्सो, और मैं कुछ मार्केट पर्सपेक्टिव के बारे में बात करूँ। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फार्मा सेक्टर के बारे में। और फार्मा सेक्टर बहुत ही अच्छा चला है। ऑलमोस्ट 1.5 साल में ये इंडेक्स निफ्टी फार्मा डबल हो चुका है। सभी स्टॉक देख ले, या लुपिन, सन फार्मा, कैडिला, जाइडस, टोरेंट, कितने सारे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से मे बी 5-6% डाउन है। और ओवरऑल जब मार्केट इतना प्रॉब्लम है, ओवरऑल अगर आप ये इसका देखिए तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और उसका रीज़न ये है, रीज़न यही है कि ना यूएस अच्छा चल रहा है, और यूएस एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ फार्मा है। ओवरऑल अगर हम लोग फार्मा इंडस्ट्री की बात करें ना, ग्लोबली 1.5 ट्रिलियन डॉलर का फार्मा मार्केट है। अभी 1.6 हो गया होगा, अराउंड दैट वे। और उसमें से अगर आप देखो ना, तो 44% कंजम्पशन यूएस ही करता है। फिर जापान है, यूरोप भी 24% करता है। तो ये कुछ कॉन्टिनेंट है जो बहुत ही कंज्यूम करती है। और उसमें से 25% जो है वो जेनरिक फार्मा। जेनरिक फार्मा में इंडिया स्पेशलाइज्ड है। इंडिया इज नंबर 1। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सप्लाई हम लोग ही करते हैं। ऑलमोस्ट इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन फार्मा इंडस्ट्री ओवरऑल अगर हम लोग देखें, तो एट द एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट 50 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, जो नेक्स्ट साल तक $65 बिलियन हो जाएगी, और बाई 2030 $130 बिलियन हो जाएगी। और उसमें से एक्सपोर्ट हम लोग $25 बिलियन का करते हैं। सो काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट हम लोग ग्लोबली करते हैं। इसलिए इंडिया इज़ वन ऑफ कंसिडर नो कि कहते हैं ना कि फार्मा में वन ऑफ द मेन कंट्री है। और आपको भी पता है कि जब कोविड-19 हुआ तो वैक्सीन जनरेशन में हम लोग ही नंबर 1 थे। सो दैट शोज द पावर ऑफ इंडिया। एंड ऑलमोस्ट अगर आप बात करें ना कि जेनरिक मेडिसिन में हम लोग काफ़ी आगे, 25% ग्लोबली हम लोग ही एक्सपोर्ट करते हैं। एंड ओवरऑल उसमें से जेनरिक ऑलमोस्ट अपना जो भी बनाते हैं उसमें 70% भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो इंडिया प्लेज अ बिग रोल नाउ एज ए इंडस्ट्री। क्यों ग्रो हो रहे हैं हम लोग, और क्यों अभी सडनली ग्रो है? अगर आप देखो कि कुछ साल तक फार्मा सेक्टर नहीं चला था, लेकिन पिछले 1.5 साल से बहुत ही अच्छा चल रहा है। और ये जो HMP वायरस और ये सब की बातें होते हैं, इससे और एक्चुअली बूस्टअप मिलता है फार्मा कंपनीज का। कोविड-19 के समय पे फार्मा इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं ना कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है अलोंग विथ आईटी इंडस्ट्री। हम लोग एज अ अगर हम लोग बात करें कि वैल्यू वाइज, नो वी आर जस्ट 3 और 3.5% ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्री। हम लोग इतना बड़े नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट में हम लोग काफ़ी आगे हैं। अब कुछ देख लेते हैं कि क्यों फार्मा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है और क्या रीज़न है। तो वन रीज़न इसके, एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट डिमांड है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी ऊपर आ रही है। और यूएस इकोनॉमी जैसे ऊपर आती है, यूरोप इकोनॉमी ऊपर आती है, डिमांड बढ़ती है फार्मा की। और वहाँ हम लोग काफ़ी बड़े सप्लायर हैं। तो यस, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो ना, हमारा जो भी एक्सपोर्ट होता है 44% यूएस को जाता है। तो जैसे यूएस इकोनॉमी ऊपर आती है ना, तो अपने लिए काफ़ी काफ़ी फायदा रूप रहता है। अगेन, हेल्थ केयर इंडस्ट्री स्पेंड जो है अक्रॉस द वर्ल्ड काफ़ी बड़ा है। जैसे ये HPMV वायरस है और बीच में कोविड आ गया, उसके बाद है ना,
बहुत ही कंजम्पशन हाई है मेडिसिन का अक्रॉस हेल्थ केयर एंड नो वैक्सीन्स एंड ऑल दैट। और उसमें उसके वजह से ना इंडिया काफ़ी डिमांड में इसलिए भी रहता है क्योंकि दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो यस, इवन इंडिया में आप देखिए कि आफ्टर कोविड बहुत ही बड़ा बूम आया हॉस्पिटल्स इन ऑल दैट। अभी हॉस्पिटल्स के स्टॉक्स भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। इफ़ यू वांट कि मैं एक वीडियो हॉस्पिटल पे बनाऊं तो जस्ट टाइप हॉस्पिटल इन द कमेंट बॉक्स में, ट्राई करूंगा उस पे भी एक वीडियो बनाने का। ओवरऑल आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं गाइस, आई एम गोइंग टू आंसर मैनी क्वेश्चन टुडे। अभी मैं आंसर करने वाला हूँ काफ़ी से, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट हो गई है। ओके, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड ऑल्सो गाइस, हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन सीरीज देखना मत भूलिएगा, काफ़ी बड़ा डिस्काउंट अभी चल रहा है क्योंकि नया साल स्टार्ट हुआ है। चले, और तीसरा एक फैक्टर जो मार्केट में फार्मा सेक्टर को ग्रोथ दे रहा है वो है R&D सर्विसेज। काफ़ी इनोवेशन, बायोसिमिलर्स एंड स्पेशली ड्रग्स में काफ़ी इंडिया अभी आगे हो रहा है और काफ़ी R&D भी कर रहा है। USFD एक इशू है जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है फार्मा सेक्टर के लिए, लेकिन अभी हाल में तो इतने बड़े प्रॉब्लम्स नहीं आए। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि चलो वहाँ एक कह सकते हैं कि एक बूस्टर है अपने लिए कि वहाँ इतना बड़ा वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रहा है। अगेन, PLI स्कीम जो एक फोर्थ फैक्टर है कि PLI स्कीम जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, वो बहुत ही एक्चुअली एक कहते हैं रिफॉर्मिस्ट है, क्योंकि उससे प्रोडक्शन का बढ़ावा मिलता है एंड इनोवेशन भी काफ़ी बढ़ता है। तो PLI स्कीम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके वजह से फार्मा सेक्टर को बेनिफिट मिल रहा है। और ऊपर से ये जो क्रोनिकल डिजीज होते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर, ग्लोबल पॉपुलेशन जो एजेड होती जा रही है, उसके वजह से मेडिसिन का कंजम्पशन काफी बढ़ रहा है ग्लोबली। आपको भी पता है गाइस, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना वो नीचे जा रहा है और एजेड पीपल आर इंक्रीजिंग, इसलिए बेसिकली आपका मेडिसिन का खर्चा ज़्यादा होगा और आपका डिमांड भी ज़्यादा रहेगा। अब थोड़ा फ्यूचर स्कोप देखते हैं कि फ्यूचर स्कोप कैसा लग रहा है, और मैं एक दूसरी भी बात करूंगा कि आगे जाके कौन सी इंडस्ट्री में कौन से सेगमेंट ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। तो एक तो देखो, फ्यूचर स्कोप तो 100% इंडिया का बहुत ही अच्छा है। अगर वी आर एक्सपांडिंग ग्लोबली अक्रॉस, और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और वो सब कंट्री में भी है ना काफ़ी पेनिट्रेशन बाकी है, तो वहाँ हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं। स्पेशली तो अगर सिमिलर में काफ़ी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है बायोकॉन एंड ऑल दैट दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई नो स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू इतना रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन धीरे धीरे अभी अभी कुछ ऊपर आए सभी स्टॉक। लेकिन हाँ, काफ़ी काफ़ी R&D में भी हम लोग काफ़ी काफ़ी आगे हैं। इसमें फ़ायदा होगा। AI और डिजिटल और टेक एडॉप्शन जितना बढ़ेगा उतना फार्मा के लिए अच्छा है। अभी काफ़ी रिसर्च में AI का ही यूज़ हो रहा है एंड AI इज कमिंग अपफ्रंट, और सभी सेगमेंट में वो काफ़ी अंदर तक जा रहे हैं एंड दैट इज़ व्हाट नो ओवरऑल इफ़ यू सी नो इट मेक्स एफिशिएंसी मच मोर बेटर। एंड तभी जाके आप बड़े बड़े नो इन्वेशन कर सकते हो। डोमेस्टिक डिमांड भी काफ़ी बढ़ रहा है जैसे जैसे इंडिया में देखो, जो दो पॉलिसी हमेशा आपको रखनी पड़ती है, एक है टर्म पॉलिसी और दूसरे आपका हेल्थ केयर पॉलिसी, हेल्थ केयर की। जैसे मेडिक्लेम की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जैसे मेडिक्लेम कवरेज बढ़ रहा है सबका, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, लोग ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं। तो वही, क्योंकि बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड इंडिया में 9 से 10% ही सिर्फ कह सकते हैं कि पब्लिक कवर्ड है। ओवरऑल हम लोग बात जब करते हैं ना कि इंश्योरेंस कवरेज में, तो वो भी एक बढ़ रहा है। तो उसके लिए भी फार्मा की डिमांड रहती है। अगेन, जो मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स होते हो नो, सी एट द एंड ऑफ द डे जियो पॉलिटिकल क्राइसिस और अनसर्टेनिटीज एंड ऑल दैट तो रहेगी, लेकिन इससे क्या होता है देखो, आई नो इट्स नॉट अ डायरेक्ट वे बट इनडायरेक्ट वे, जितने तनाव बढ़ते हैं, जितनी वॉर्स होती है, यू नीड मेडिसिन। एंड देन देर आर सो मच ऑफ प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड एंड यू देर विल ऑलवेज बी अ डिमांड ऑफ मेडिसिन। एंड दिस आर सम ऑफ द फैक्टर्स नो विच यू हैव टू कीप इन माइंड। हाँ, कुछ कुछ रेगुलेटरी इश्यूज जैसे US FDA इश्यूज, वो सब थोड़े ध्यान में रखते हैं। पता है कभी भी किसी के भी पे इंक्वायरी आ जाती है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। फिर सप्लाई चेन इफेक्ट होता है जियो पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से, और प्राइस प्रेशर भी रहता है।
जब भी आप कहते हैं ना कि की कंपोनेंट जो होता है एपीआई एंड ऑल दैट, उनके अगर कहते हैं ना कि दाव बढ़ता है, दाम बढ़ते हैं ना, तो एट द एंड ऑफ द डे उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है। अभी एक अनदर पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि आगे जाके कौन से टाइप ऑफ फार्मा कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूंगा, कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आगे जाके इस तरह के कंपनियां ज़्यादा परफॉर्म कर सकती है। तो पहली है, पहला सेगमेंट है एपीआई एंड बल्क मैन्युफैक्चरर्स। अब ये क्या है? देखो, दवाई बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल नॉर्मली हम लोग इंपोर्ट करते थे, पहले काफ़ी हद तक चाइनीज़ इंपोर्ट थी एंड वो सब मिलता था। लेकिन बिकॉज ऑफ पीएलआई स्कीम, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई बहुत हुआ, वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन चाइना सो मच। इसलिए उन्होंने पीएलआई स्कीम की, और जिसमें इंसेंटिव मिल रहा था, जिससे ये सब जो कहते हैं ना कि एपीआई एंड ऑल दैट, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगा। और उसके वजह से क्या हुआ है कि ग्लोबली इंडिया भी एक एपीआई का हब बनने जा रहा है। सो ऑफ कोर्स, जैसे डीवीस लेबोरेटरी होती है, लेरोस लैब, आरती ड्रग्स, ये सब उसी सेगमेंट के कुछ स्टॉक्स हैं। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट एन एग्जांपल। जो बल्क में एपीआई बनाते हैं, इन लोगों की डिमांड हमेशा रहेगी। डीवीस लेबोरेटरी आपको पता है, वन ऑफ द नंबर वन मल्टीवैगर स्टॉक इन लास्ट फ्यू इयर्स। एक दो साल से नहीं चला है, 2 साल से, लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है ओवरऑल। फिर होता है स्पेशलिटी एंड बायोसिमिलर प्लेयर्स। ओके, तो स्पेशलिटी ड्रग्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ड्रग्स होती है जिसमें बहुत ही आरएनडी चाहिए। ओके, और कहते हैं एक तरह के बायोसिमिलर क्या होता है कि वो एक चीपर वर्जन ऑफ बायोलॉजिक्स। तो आप देखो, तो यूरोप की और यूएस की जो मेडिसिन होती है ना, वो बहुत महंगी होती है। उसका एक छोटा वर्जन, चीपर वर्जन जो होता है ना, हम लोग बनाते हैं। उसमें डिमांड भी अच्छी रहती है और उनकी हाई मार्जिन रहती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं ना कि एक फ्यूचर प्लेयर सेगमेंट है, जहाँ बहुत अच्छा हम लोग कर सकते हैं और उसमें मार्जिन भी बड़ा है। जैसे बायोकॉन है, जैसे मैंने बोला ना, बायोकॉन काफ़ी रिसर्च करता है। डॉक्टर लेबोरेटरीज, फिनसर्व फार्मा में भी स्पेशलिटी ड्रग्स के सेगमेंट है। तो ये सब देखना है, क्योंकि इसमें यूरोप और यूएस में काफ़ी इसकी डिमांड होती है। फिर हम लोग बात करें कि डोमेस्टिक फोकस फार्मा कंपनीज, जैसे ये आयुष्मान भारत आया, और देखो जैसे मैंने बोला कि पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत ही कम है। कितना कम है? 10 to 11% ही होगा जिन लोगों के पास मेडिक्लेम होगा। तो ये जो जेनरिक ड्रग्स है ना, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। ओके, डोमेस्टिक ब्रांड्स में, और क्रॉनिक थेरापीज एंड डायबिटीज, और वो सब जो बीपी, कार्डियोवास्कुलर डिसीज के लिए जो भी होते हैं ना, वो बहुत ही चलती है। और इसमें जैसे टोरेंट फार्मा, अल्कालाइम, सिप्ला, ये सब काफ़ी आगे है। जेनरिक ड्रग्स होती है ना जो, और जैसे मैनकाइंड फार्मा भी है, वो एक है जो फोकस इंडिया में ही है, जो इंडिया में ही फोकस करते हैं। अगेन, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होता है? सीडीएमओ। सीडीएमओ एक नया वर्ड है, लेकिन सीडीएमओ में क्या होता है कि भाई, एक तरह से जैसे हमने चाइना से माल खरीदा, तो चाइना रॉ मटेरियल बना के हमें देता था। ओके, सिमिलरली ये आउटसोर्सिंग होता है कि किसी को दवाई पूरी इंडिया में बनानी है, उन्होंने पूरा अपना फॉर्मूला दे दिया, हम लोग वो दवाई बनाएंगे और वो उनका थप्पा लगाएंगे उनका, और आगे जाके बेच देंगे। सो यूएस से यहाँ बनाते, क्योंकि यहाँ बहुत सस्ता पड़ता है। हमारी जो वैक्सीन थी, ओके, जो पूनावाला ने बनाई थी, आपको पता है, करेक्ट? तो उन्होंने वो वर्ल्ड की सबसे लोवेस्ट कॉस्ट वैक्सीन थी। ठीक है, तो ये इंडिया में बहुत ही चल रहा है। सीडीएमओ, जैसे जुबिलेंट फार्मोआ, सिंजिंग इंटरनेशनल, ये सब कुछ कंपनीज है ना जो इसमें फोकस करती है। बिलीव मी, आगे जाके इसकी डिमांड इसलिए बढ़ेगी क्योंकि सबके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि भाई ये सब अपने एंड से बनाए। ओके, तो ये चीज भी एक बहुत ही अच्छा चल सकता है। फिफ्थ है कि आपका जो डोमेस्टिक एंड हेल्थ केयर सर्विसेज का जो सेगमेंट है, वो भी साथ में काफी डेवलप होगा। हॉस्पिटल्स बहुत ही जबरदस्त अभी एक्सपांशन हो रहा है, और सभी हॉस्पिटल्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और ओवरऑल डायग्नोस्टिक सेक्टर सेंटर ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे डॉक्टर लालपत लैब एंड ऑल दैट, नो, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल है,
एस्टर डीएम है या अपोलो है, ये सब पैरेलल, ये सेगमेंट भी बहुत ही अच्छा चलेगी आगे जाके, क्योंकि एज एंड व्हेन अवेयरनेस बढ़ेगी, एज एंड व्हेन लोग इंश्योरेंस ज़्यादा लेंगे, दिस थिंग्स विल डू वेल। ओके। नाउ इन सब चीज़ों में मैं थोड़ा आज डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा फ्लेवर मिले कि भाई फार्मा सेक्टर में कैसे फोकस करना है। तो अगर आप बोलोगे कि कहाँ फोकस करना है, तो जैसे मैंने कुछ सेगमेंट दिया और कुछ कुछ चीज़ें देखना है कि भाई कंपनी क्या इनोवेशन कर रही है, जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उनके पास एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे है, क्योंकि इंडिया फोकस बहुत ही कम है, मैनकाइंड है ऐसे कुछ बहुत ही कम है। प्लस उनमें पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, डोमेस्टिक अगर वो लोग यहाँ जो भी सेगमेंट है जहाँ वो परस्यू करे, वहाँ आपको ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है नहीं दिख रही है डोमेस्टिक लेवल पे, इवन आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी कैसा ग्रोथ दिख रहा है वो देख सकते हैं। अगेन रिस्क कितना है, क्योंकि देखो यूएस एफडीए एंड ऑल दैट, आपको पता है कि अगर वो आ गया ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट सकता है। तो यूएस एफडीए कैसा है और वो सब आप देख सकते हो इसमें। ओवरऑल देखो फार्मा में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी टाइप के प्लेयर्स है। यू हैव टू सी कि आपको कौन से प्लेयर में इन्वेस्ट करना है। बट बिलीव मी, ये सब देखना बहुत ही ज़रूरी है, R&D, वैल्यूएशन एंड ऑल दैट, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब चीज़ें हम लोग जब रिकमेंडेशन देते हैं ना, हम लोग ये सब देखते हैं बिफोर वी गिव आवर रिकमेंडेशन टू आवर मेंबर्स। एंड यू कैन चेक दैट आवर सर्विसेज, मैंने वेबसाइट लिंक दिया, और अगर आप चाहते हो कि हम लोग किस तरह का रिसर्च करते हैं, हमारा सेशन आप अटेंड कर सकते हो, जो ये वेनसडे लाइव होगा रात को 8 बजे। अगर आप चाहे तो मैं लिंक में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन किया होगा, वहाँ से आप हमारा वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो। चले तो यहाँ तक रखते हैं फार्मा सेक्टर के बारे में, अब कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। तो चले मैं एक के बाद एक लेता हूँ, आपके कोई भी Q&A है प्लीज़ प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में नीचे डालें, आई ट्राई टू टेक इट एज अर्ली एज पॉसिबल। चलिए 1 मिनट। सो अजीत साहू का क्वेश्चन है, सर ग्रेट वे कैन यू पुट सम हाईलाइट ऑन हेल्थ सेक्टर, इट सीम्स ओनली सेक्टर दैट स्टैंड्स टॉल इन द करंट मार्केट। 100% अजीत, और वही हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में हमने बात की, अभी मैंने फार्मा के बारे में बात की है। ऐसा होता मैं हॉस्पिटल्स और वहाँ भी मैं थोड़ा जाके डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ भी ग्रोथ दिख रही है मुझे। बट यस अजीत जी, मैं 100% आपसे एग्री करूँ कि काफ़ी अच्छा सेक्टर है, एंड आई थिंक यू शुड स्टे इन्वेस्टेड। अगर आपके पास स्टॉक हो ओवर द टाइम, मुझे लग रहा है कि ये सब स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। अरविंद सिन्हा 7256 का क्वेश्चन है कि भाई एशियन पेंट्स क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू विथ एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स ऑनेस्टली काफ़ी गिर चुका है, एंड मैं तो पिछले 2.5 साल 3 साल से, जब से मैं ये यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, मैं कभी भी पॉजिटिव नहीं रहा हूँ एशियन पेंट्स में। द रीज़न इज, एक तो एक मैच्योरिटी लेवल पे आ जाता है, कोई भी कंपनी ना 4 स्टेजेस में जाते हैं, एक होता है कि इंट्रोडक्शन, सेकंड होता है ग्रोथ स्टेज, थर्ड स्टेज है मैच्योरिटी, फोर्थ इज डिक्लाइन। तो अभी ये डिक्लाइन ग्रोथ, सॉरी थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज के बीच में है, जैसे मैच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेज में। ओवरऑल ये टाइम लगेगा आने में, ऊपर से ये जिस तरह से ग्रासिम उनको कंपटीशन दे रहा है, जिस तरह से डिस्काउंटिंग दे रहा है ना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। 50% मार्केट शेयर है। अब अगर ग्रासिम यहाँ से, यानी ये बिल्ला ऊपर से कुछ मार्केट शेयर गेन करता है, तो विल बी एट द कॉस्ट ऑफ एशियन पेंट्स ओनली, नो। और यहाँ से मार्केट से कम होने की संभावना है, और डिस्काउंटिंग से प्रॉब्लम हो जाती है, पहले ऐसी डिस्काउंटिंग नहीं थी। और जैसे ये ऐसा ही माहौल है जैसे वोडाफोन आइडिया और एयरटेल था, और फिर रिलायंस सेंटर हुआ 17 में, अभी रिलायंस नंबर 1 है। आई एम नॉट सेइंग बिल्ला विल बिकम नंबर 1, बट यस दैट इज वॉट यू हैव टू कीप इन पॉइंट इन माइंड। लेकिन और थोड़ा नीचे जाकर मुझे, मैं आई एम नॉट टू मच कैन से नो कन्विंस अबाउट एशियन पेंट्स करंटली। अभी प्रेमी कह रहे कि थैंक्स तपन, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। Is it good time for entering Maha Seamless and Birla Soft? थैंक्स। अभी एक्चुअली 2-3 दिन से थोड़ा गला खराब था, आज थोड़ा बेटर है। तो भी ओवरऑल अगर मैं महा सिमलेस एंड बिरला सॉफ्ट की बात करूँ, बिरला सॉफ्ट ओवरऑल कंपनी अच्छी है, मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। तो आप इसमें बने रहिए। हाँ, ये चला नहीं है जिस तरह से
एक्सपेक्टेशन थी कि आईटी स्टॉक्स काफ़ी अच्छा चलेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो बिरला सॉफ्ट इतना चला नहीं, लेकिन आशा करते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर उनका अच्छा आया नहीं था, सो नेक्स्ट क्वार्टर होपफुली थिंग्स विल बी मच मच बेटर, एंड कह सकते हैं कि थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो बने रहिए वो स्टॉक में। टॉकिंग ऑन मास सिमलेस, ऑफ कोर्स ये स्टॉक काफ़ी डाउन है अपने टॉप से, ऑलमोस्ट अगर हम लोग बात करें तो 34% डाउन है अपने टॉप से। लेकिन अगर ये स्टॉक में अगर देखूँ, 34% कैसे डाउन है, 1 मिनट। 1,000 का टॉप था, ओके ओके, नहीं नहीं, ये कुछ प्रॉब्लम है, ये कुछ डेटा में प्रॉब्लम है, छोड़िए आप। मैं चलो इसका पीएनएल देख लेता हूँ। पीएनएल क्या है भाई ये। हाँ, सिमलेस तो एक टाइप का पेनी स्टॉक ही है ओवरऑल। हाँ, महालक्ष्मी सिमलेस की बात कर रहे हो होपफुली, मुझे पता नहीं चला, महा सिमलेस लिखा है तो महालक्ष्मी सिमलेस की बात कर रहे होंगे ना। अगर ये स्टॉक है तो आई एम नॉट टू कन्विंस अबाउट दिस स्टॉक। ठीक है, तो उस तरह से आप देख सकते हो क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। समन यू, आई हैव अदानी पोर्ट्स एनटीपीसी सुजलॉन मदरसो, वेदर शुड होल्ड और सेल। अदानी पोर्ट होल्ड कीजिए, एनटीपीसी सुजलॉन मदर, आई थिंक ये चारों होल्ड कीजिए, अभी छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। समन्वय योग मार्केट बहुत डाउन है, थोड़ा वेट कीजिए, देन यू कैन टेक अ डिसीजन। एंड आई थिंक ये अदानी पोर्ट रिकवर होगा। एनटीपीसी अभी ओवरऑल, एनटीपीसी ग्रीन भी आया, लेकिन ओवरऑल पावर सेक्टर ही परफॉर्म नहीं करे, उसके वजह से प्रॉब्लम है। सुजलॉन रिन्यूएबल सेक्टर में इशू है, एंड सुजलॉन का भी लास्ट रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था। ठीक है, एंड मदरसन सुमी ओके स्टॉक है, बट यू शुड वेट। आई थिंक ये चारों स्टॉक, आई थिंक आप वेट कर सकते हो, देन यू कैन 1 और 2 क्वार्टर में रिजल्ट देखिए, लेट द मार्केट रिकवर, देन नो नीड टू पैनिक करंटली। 99 अतुल सक्सेना बोले अपडेट ऑन पीएन गडगिल ज्वेलर्स। पीएन गडगिल अच्छा है अतुल, प्लीज होल्ड दैट स्टॉक, आई थिंक थिंग्स विल बी मच मच बेटर, एंड फ्रॉम हियर। ये स्टॉक गिरा हुआ है कंपेरेटिवली, आप अगर दूसरे सब देखो ना तो बहुत स्टॉक अच्छे बढ़ गए। ये स्टॉक अभी भी इतना बड़ा नहीं है कंपेयर टू कल्याण ज्वेलर्स ले लो, या आप दूसरे सब स्टॉक्स ले लो। ठीक है, और ओवरऑल बहुत पुरानी कंपनी है, महाराष्ट्र में नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा स्टोर उनके महाराष्ट्र में। आई थिंक स्टॉक अच्छा है, आप होल्ड कर सकते हो, और मैंने ये स्टॉक भी रिव्यू किया है ओवरऑल, यू कैन होल्ड इट। अगेन गाइस, जो भी मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, दिस इज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, ओके, डोंट ब्लाइंडली इन्वेस्ट, बिकॉज आई हैव टू गिव अ डिस्क्लेमर एज पर द सेबी रूल्स, ओके, तो कीप दिस इन माइंड। चलिए अनदर क्वेश्चन ले लेते हैं। सो 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, कौन सा है। तपन जी विच प्रदीप प्रभा बोले तपन जी विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, थैंक्स फॉर योर एडवाइस, थैंक यू प्रदीप जी। प्रदीप जी बोल रहे हैं कि तपन जी गिव द बेस्ट 10 स्टॉक्स टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। प्रदीप जी, आप हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट देख सकते हो, आप हमारी सर्विस देख सकते हो, हमने लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, और नहीं पता चला है क्या है तो हमारा सेशन नेक्स्ट अटेंड कीजिए, वहाँ आपको डिटेल्स पता चलेगी। और पूरा मैं वहाँ 21 गोल्डन रूल्स और 3 सीक्रेट्स देता हूँ कैसे आप कोई स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो आप सेशन अटेंड कर भी पता है, तो वहाँ हमने लॉन्ग टर्म ऑलरेडी बहुत बहुत सारे बेट्स दिए हुए हैं, एंड आवर थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ, यू कैन चेक दैट। देन दूसरा एक क्वेश्चन है स्वप्निल पांडी पाटिल का, हाउ मच वेटेज शुड यू गिव टू पी रेशियो सिलेक्टिंग अ स्टॉक फॉर बाइंग स्टॉक लाइक Zaggle prepaid has PE of 100 but not look attractive. स्वप्निल जस्ट वेट, मैं ओपन कर लेता हूँ। सैडल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, ओके, ये फाइनेंशियल सॉल्यूशन और टू मैनेज बिजनेस सेक्शन कॉर्पोरेट, अच्छा, ये कब आया। हाँ, ओके, अक्टूबर में लिस्टिंग हुई थी इसकी। ठीक है, और अच्छा खासा भागा है यार, बहुत ही अच्छा भागा है ये ओवरऑल स्टॉक। ओवरऑल
आप देखो तो रिजल्ट भी ठीक ठाक है, इतनी खराब भी नहीं है, ठीक ठाक है। पी रेशो ऑफ कोर्स 107 है, बहुत ही भागा है ये स्टॉक। और लेकिन बात सही है आपकी, ओवरऑल इतना काफी महंगा हो चुका है, काफी महंगा चुका है। ऐसा जरूरी नहीं कि पी रेशियो ज्यादा है तो ही तो वो नीचे ही आएगा, लेकिन पी रेशियो को सस्टेन करने के लिए आपका रेगुलर ग्रोथ आना चाहिए। अगर जैगल जिस तरह से ग्रो कर रहा है अभी, जो मुझे दिख रहा है अभी के, अगर मैं सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का भी देखूँ तो 47% है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 31%, सो नॉट एट ऑल बैड। आई थिंक ओवरऑल इसने भी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन हाँ, पी रेशियो काफ़ी हाई है। सो मेरे हिसाब से ना आपको थोड़ा वेट करके देन यू कैन बाइट, बट यस, ऐसा नहीं है कि पी रेशियो पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। पी रेशियो पे डिपेंड तभी आती है कि जब आपका हाई होता है और ग्रोथ नहीं आती, तो ये स्टॉक तुरंत ही गिरेगा। लेकिन अगर हाई ग्रोथ है लेकिन आपका, सॉरी, हाई पी है लेकिन ग्रोथ भी उतना हाई है, तो ये स्टॉक अच्छा चलेगा। तो उस तरह से आपको देखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पी है तो, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक जैसे ट्रेंट है, ओवरऑल वो भी कितना हाई पी है, 150 से ज़्यादा है। लेकिन डिक्सन है, डिक्सन टेक्नोलॉजी, वो भी बहुत हाई पी है तो भी भागा है, क्योंकि ग्रोथ मैच हो रहा है। तो जब तक जैगल के साथ उसका ग्रोथ मैच होगा ये स्टॉक भागेगा। अगर जिस दिन ग्रोथ मैच होना बंद हो गया, ग्रोथ नीचे आ गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो कीप दैट इन माइंड एंड अकॉर्डिंगली यू कैन थिंक अबाउट इट। चलिए, तो यहाँ तक रखते हैं गाइस, दूसरे क्वेश्चन में शाम के सेशन में ले लूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, होप आपको फार्मा में अच्छा इंसाइट मिला होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड आई सी यू सून इन द इवनिंग।